विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग। भारत के भूगोल में जो हमने पढ़ा अभी तक वो भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं विदेशी क्षेत्रों का समेकन यानी इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेन पोजीशन। ठीक है, विदेशी क्षेत्रों का समेकन यानी विदेशियों ने हमारे देश के अलग अलग भागों में कब्जा कर रखा था, वो कैसे हमारे देश में शामिल हुए, उसके बारे में पढ़ना है। तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने फ्रांस और पुर्तगाल, ये पता ही है आपको, सबसे पहले कौन सी शक्ति आई थी भारत में? मतलब सबसे पहले जो व्यापारिक शक्ति, विदेशी व्यापारिक शक्ति भारत में आई वो पुर्तगाली थे। सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। कब आया था वास्को डी गामा? 1498 में आया। केप ऑफ गुड होप होते हुए आया। कहां पे आया था? मालाबार तट पे आया। मालाबार तट में कहां पर आया? कोझिकोड आधुनिक नाम है, कालीकट बोलते थे उसको। राजा जमोरिन था, उसने मसाले दिए, वो अपने देश में जाके बेचे, उसने 60 गुना प्रॉफिट हुआ। इस प्रकार अन्य जो व्यापारी थे पुर्तगाल के, वो यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित हुए। उन्होंने चुपके व्यापार किया, लेकिन चुपके व्यापार करना उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। उसके बाद बहुत सारी व्यापारिक शक्तियां आई, सभी आए, फ्रांसीसी भी हालांकि बाद में आए, डेनिश आए, अंग्रेज आए, है ना। इन सबके बीच में लास्ट में जो युद्ध हुए उसमें अंग्रेज ही जीते लास्ट में, फिर अंग्रेजों का। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे रहे जो पुर्तगालियों के पास रहे, जैसे गोवा 1510 में छीन लिया था बीजापुर की आदिल शाही से। और कब गए? 1961 में गए पुर्तगाली। 1961 में गए पुर्तगाली देश से। ऐसे फ्रांसीसी थे, फ्रेंच उपनिवेश जो पुदुचेरी जिसको हम बोलते हैं, कराईकाल, माहे, यनम, पुदुचेरी, वहां पर कौन थे? फ्रांसीसी थे। तो भाई 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने फ्रांस तथा पुर्तगाल द्वारा शासित कई क्षेत्रों को सफलतापूर्वक समाहित करने का प्रयास किया। अगस्त 1961 में दादर नागर हवेली भारत का 7वां केंद्र शासित क्षेत्र बना। केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी 7वें नंबर का कौन सा था? दादर नागर हवेली। कब? अगस्त 1961। 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेश बने। क्या बने? केंद्र शासित प्रदेश बने। जनवरी 1967 में मतगणना के आधार पर गोवा ने महाराष्ट्र में मिलने से इनकार कर दिया। मई 1987 में 56वें संविधान संशोधन के अनुसार गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना। कौन सा? 25वां राज्य बना। 2 संविधान संशोधन याद करने हैं आपने, एक 36, एक 56। 36 सिक्किम, 56 गोवा, ऐसे याद करना आपने। क्या याद करना है भाई? एक 35वां संविधान संशोधन हुआ था चोग्याल डायनेस्टी से, हमने सिक्किम को क्या किया? सह राज्य का दर्जा दिया था। 36वें से हमने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। ये कई बार क्वेश्चन आता है। और 56वां संविधान संशोधन सन 1987, इससे गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। ठीक है, अच्छा जी। तो पौंडीचेरी, पुदुचेरी जिसको आज हम बोलते हैं, है ना, फ्रांस के अधीन था। ऑरोविलो आश्रम कहाँ है? पुदुचेरी में। ये भी क्वेश्चन बनता है। अरविंदो घोष कौन? ये भी गरम दल के थे, अरविंदो घोष, लेकिन एक बार उन्हें कारागार में डाल दिया गया। उसके बाद जब वो बाहर निकले तो वो योगी थे। कौन? अरविंदो घोष। बहुत सारा लिखा उन्होंने, योग पर लिखा। पुराने योगियों में अरविंदो घोष का नाम सबसे ऊपर था तत्कालीन समय के। वैसे तो उससे पहले तो बहुत सारे योगी हुए इस देश में, लहड़ी मासे हुए, और कौन हुए? योगानंद महाराज हुए, देवराहा बाबा हुए। सुना है देवराहा बाबा का? हाँ जी, देवराहा बाबा हुए, बहुत बड़े योगी थे, है ना। तो लेकिन ऑरोविलो आश्रम जो है वो कहाँ? पुदुचेरी। पुदुचेरी फ्रांस के अधीन था। किसके? फ्रांस के अधीन था। ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जिसके क्षेत्र 3 राज्यों में। पुदुचेरी केंद्र शासित के अंतर्गत पुदुचेरी मुख्य, कराईकाल, यनम और माहे। अब ये ध्यान रखना आपने, पुदुचेरी जो पड़ता है वो तमिलनाडु की सीमा पर पड़ता है। किसकी सीमा पर? कराईकाल जो पड़ता है वो भी तमिलनाडु की सीमा पर पड़ता है। यनम जो पड़ता है वो आंध्र प्रदेश की सीमा पर पड़ता है। एटलस खोलिए, एटलस में देखिए, और जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है माहे से। माहे मालाबार तट पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? माहे केरल राज्य की सीमा पर पड़ता है, मालाबार तट पर पड़ता है। तो अगर मैं ऊपर से नीचे क्रम बोलूं, इनका सही क्रम लगाना है पुदुचेरी का, तो सही क्रम लगा के देंगे आप मेरे को?
बताइए। तो यनम सबसे ऊपर है, ये उत्तरी सरकार में पड़ता है। तट अगर पूछेगा तो उत्तरी सरकार में पड़ता है यनम। किसमें? आंध्र प्रदेश की सीमा में पड़ता है। उसके बाद क्या पड़ता है भाई? उसके बाद सही क्रम सीध लगाइए, क्या पड़ रहा है उसके बाद? अरे यार इधर लाइए, एटलस देखना सीखिए। तमिलनाडु निकालिए बड़ा वाला। पहले पुदुचेरी पड़ रहा है कि माहे पड़ रहा है? कैसे? उसका लैटिट्यूडनल पोजीशन देखिए, लैटिट्यूडनल पोजीशन। हाँ जी, तो पहले माहे दिख रहा है आपको, और हाँ तो माहे, माहे पड़ गया कहाँ? केरल वाली साइड में और मालाबार तट पर। फिर पुदुचेरी, पुदुचेरी पड़ गया तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर। और फिर पड़ गया क्या? करैकाल। करैकाल कहाँ पड़ा? तमिलनाडु राज्य में, ये भी कोरोमंडल तट पर। ये चेक कर लिया आपने इसकी लैटिट्यूडनल पोजीशन? ये आपने मन से बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आप बोल रहे ना कि माहे ऊपर है, लेकिन एटलस में ऐसा दिख रहा है जैसे पुदुचेरी ऊपर है। कौन है ऊपर? अरे भाई स्केल से देखिए लैटिट्यूडनल पोजीशन, ठीक है। तो फ्रांस के अधीन जो क्षेत्र थे वो क्या था? चंद्रनगर था, पुदुचेरी था, करैकाल था, माहे था, यनम था, ठीक है। ये समझ में आ गया? अच्छा, ऑपरेशन कौन सा? एक मैं क्वेश्चन बताना भूल गया। एक ऑपरेशन चलाया गया था गोवा पर, कार्रवाई करनी पड़ी थी, पुलिस कार्रवाई। तो कौन सा ऑपरेशन था गोवा को आजाद कराने के लिए? देखो 2-3 क्वेश्चन बनेंगे आपको ना। गोवा पुर्तगालियों ने किससे छीना? तब क्या बोलोगे आप? बीजापुर की आदिल शाही से। आदिल शाह सुल्तान कौन था? अजी कंफर्म हो? आदिल शाह सुल्तान कौन था? अब देखो, 1510 में छीना पुर्तगालियों ने गोवा। कब छीना? 1510 में छीना। किससे छीना? यूसुफ आदिल शाह से। हाँ पहले चेक कीजिए, ठीक है। कब गए पुर्तगाली यहां से? 1961 में गए हैं। यूसुफ आदिल शाह से छीना था। कब गए? 1961 में गए। कौन सा ऑपरेशन चलाना पड़ा? ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा। क्या चलाना पड़ा? ऑपरेशन विजय। एक पिक्चर भी है, मुझसे शादी करोगी, एक पिक्चर है, उसमें अमरीश पुरी जी ने एक डायलॉग दिया कि मैंने आखिरी गोली पुर्तगालियों पे चलाई थी 1961 में, अगली गोली सलमान खान पे चलेगी। ऐसे बोलते हैं वो, उसमें डायलॉग है उस पिक्चर में, है ना। तो 1961 बोलते हैं वो बाकायदा। इसका मतलब 1961 में ऑपरेशन विजय। चलिए, ये याद करने का तरीका होता है, कहीं से भी रिडिकुलस में। पुदुचेरी ऊपर है, तो सबसे देखिए सबसे ऊपर हो गया कौन? यनम। उसके बाद हो गया पुदुचेरी, उसके बाद हो गया माहे, उसके बाद हो गया करैकाल। तो फॉर्मूला बनाइए, क्या बना? या वाई सबसे ऊपर आ गया, फिर पी आ गया, वाई पी, यप, और फिर करैकाल के एम, यप कम। क्या बना? फॉर्मूला क्या बना भाई? वाई पी के एम, नहीं सॉरी, वाई पी एम के वाई पी एम के, यानी अरे वाई पी एम के, यप मक। ऐसे करके याद किया करो रिडिकुलस वे में, यप मक, ठीक है। वाई पी एम के हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए आगे। अच्छा जी, इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको भारत बांग्लादेश के मध्य क्षेत्रों का विनिमय। भारत बांग्लादेश के मध्य क्षेत्रों का विनिमय सन 1974 में संपन्न भारत बांग्लादेश सीमा समझौता का मूर्त रूप प्रदान करने के निमित्त भारतीय संसद ने 2015 में संविधान में 119वां संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति प्रदान की, जो कि संविधान का 100वां संशोधन था। ध्यान रखना, जब मोदी जी आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई पड़ोसियों के साथ सबसे पहले संबंध अच्छे बना दीजिए। बांग्लादेश बहुत समय से अपने एनक्लेव की बात कर रहा था, हमारे कुछ एनक्लेव उनके पास थे, उनके कुछ एनक्लेव हमारे पास थे।
तो क्या किया मोदी जी ने कि भाई कोई कड़वाहट ना रहे रिश्तों में, इसलिए बांग्लादेश के एनक्लेव उनको दे दिए और अपने एनक्लेव वापस ले लिए। जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ संसद में तब उसका नंबर 119वां था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपने संविधान संशोधन विधेयक याद करना, 100वां संविधान संशोधन विधेयक 2015। इसके माध्यम से क्या किया गया, भारत को 2777.038 वर्ग किलोमीटर भूभाग प्राप्त हुआ, जबकि बांग्लादेश को 2267.628 वर्ग किलोमीटर क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अगर एनक्लेव की बात करें तो कितने कितने एनक्लेव दिए गए। अब देखो ना, पॉलिटी में हम एनक्लेव पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ रहे, एरिया पढ़ रहे। फायदा हमें ही हुआ, 2777 वर्ग किलोमीटर हमें मिला और 2267 वर्ग किलोमीटर बांग्लादेश को मिला। तो समझ में आ गया, ठीक है। अगला, भारत की राजनीतिक इकाइयां। भारत की राजनीतिक इकाइयां, अंग्रेजों के भारत छोड़ने के समय भारत व ब्रिटिश प्रोविंसेस 562 रजवाड़ों में विभाजित था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और भारत प्रजातंत्र गणराज्य बना। 27 नवंबर 1947 को एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। ध्यान दे दीजिए, भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष कौन थे, एस के धर थे। कौन थे, एस के धर। किंतु समस्या का समाधान न होने पर अंततः 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। किसका गठन किया गया, तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, यानी लिंग्विस्टिक बेस पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंसर आंध्र प्रदेश था। कब गठित हुआ, 1 अक्टूबर 1953। ये भी बता देता हूं क्या हुआ था। दरअसल क्या हुआ कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बहुत पहले से चल रही थी, ठीक है। अब बहुत सारी काम हुए। एक जैसे एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग बना, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बना, लेकिन इन्होंने कहा नहीं भाई, भाषा के आधार पर नहीं बनेंगे राज्य, ठीक है। जेबीपी समिति बनी कांग्रेस की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे और कौन थे, जेबीपी समिति में कौन कौन थे, बी वल्लभ भाई पटेल थे, जेबीपी, पट्टाभी सीतारमैया थे। इन तीनों लोगों ने भी मना कर दिया कि नहीं जी, भाषाई आधार पर, लेकिन साथ में कहा कि जन भावना को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब नहीं बन रहा था तो फिर एक पोट्टी श्री रामल्लू थे आंध्र प्रदेश के, है ना, तेलुगु भाषी, वो बैठ गए भूख हड़ताल पर और भूख हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दंगे हो गए भाई, क्या हो गए। एक बार ऐसा लगा कि भारत के टुकड़े तो हो ही गए, बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान चला गया। अब ऐसा लग रहा था कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए। तो जनाक्रोश को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को घोषणा करनी पड़ी भाषाई आधार पर पहले राज्य की, लिंग्विस्टिक बेस पर आंध्र प्रदेश की। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा, मतलब गठन हो गया। तो भाई अगर एक को मिलेगा तो और चुप रहेंगे क्या, तो सारे लोग फिर बोलने लगे कि हमें भी दो, हमें भी दो। तो फिर 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बना, जिसमें अन्य सदस्य कौन कौन थे, के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इसको बोलते हैं द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्या बोलते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग। अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, और अन्य सदस्य कौन थे, के एम पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। अच्छा, क्या होता है, बच्चों की ना समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछा गया। अगर वो बोलेगा राज्य पुनर्गठन आयोग, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तब आपने बोलना 1953। क्या बोलना है, 1953। लेकिन अगर उसने बोल दिया राज्य पुनर्गठन अधिनियम, क्या बोला, अधिनियम का मतलब होता है एक्ट। क्या मतलब होता है, कमीशन का काम होता है रिकमेंडेशन देना, बाकी संसद का काम होता है उस कमीशन की रिकमेंडेशन को मानना ना मानना। अब जो फजल अली आयोग था, या जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, या जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, उसने अपनी जो रिकमेंडेशन दी
पूरी की पूरी थोड़े मानी संसद में, उसमें फेरबदल किए और उसके बाद एक्ट पास कर दिया जिसको बोलते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। पूरा नाम बोलते हैं भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित कर दिया। इस अधिनियम में बोला गया कि 14 राज्य बनेंगे भाई, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। क्या बनेंगे? तो ऐसा नहीं कि वो पत्थर की लकीर हो गई, उसके बाद भी राज्य बनते रहे। क्या होते रहे? उसके बाद भी राज्य बनते रहे। अभी हाल ही में सुना होगा आपने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, उसमें जम्मू कश्मीर राज्य और लद्दाख दो ये क्या कर दिए, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जम्मू कश्मीर को तोड़कर। समझ में आया? 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली दमन दीव को मिला दिया। अब पहले दमन एंड दीव अलग बोलते थे, दादर नागर हवेली अलग बोलते थे। दादर नागर हवेली कैपिटल हम बोलते थे सिलवासा है, दमन एंड दीव की कैपिटल बोलते थे दमन है। लेकिन अब एक साथ बोलते हैं हम, दादर नागर हवेली दमन एंड दीव संयुक्त रूप से विलय कर दिया गया। पता है? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश बना 1953 में। कब बना? 1 अक्टूबर 1953। गुजरात बना 1960 में। गुजरात कब बना? और ये यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं, लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन होते हैं, क्रम बताइए सही। या कभी कभी ऐसे पूछता आंध्र प्रदेश के बाद कौन बना? आंसर गुजरात बना। गुजरात के बाद कौन बना? नागालैंड बना, 1963 में बना। हरियाणा बना, 1966 में बना। हिमाचल बना, 1971 में बना। ये राज्य की बात चल रही है। हिमाचल पहले यूनियन टेरिटरी बना। पेप्सू नाम सुना है आपने? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब कभी एक स्टेट हुआ करती थी। उसमें क्या थे, हिंदी बोलने वाले भी थे, गुरुमुखी बोलने वाले भी थे और कुछ पहाड़ी थे। तो जो पहाड़ी क्षेत्र था वो हिमाचल बना, उसको बना दिया यूनियन टेरिटरी। बड़े समझदार थे हिमाचली लोग, उत्तराखंड की तरह नहीं थे कि तुरंत क्या बना दिया, राज्य बना दिया। उन्होंने पहले यूनियन टेरिटरी बनाया। क्या बनाया? यूनियन टेरिटरी में क्या होता है कि जितना भी जो धन आता है या जितना भी अमाउंट मतलब पैसा आता है उस क्षेत्र के विकास के लिए वो केंद्र से आता है। तो हिमाचल में क्या हुआ कि पहले वहां का विकास किया गया केंद्र के पैसे पर। जब लगा कि अब हम क्या हो गए, अब हम सक्षम हो गए खुद कमाने के, तब उन्होंने उसको राज्य बनाया। तो क्या हुआ कि जो पहाड़ी क्षेत्र था वो हिमाचल बन गया, जो पंजाबी भाषी जो गुरुमुखी बोलते थे लिपि वाले थे वो पंजाब बन गया, जो हिंदी वाले थे वो हरियाणा बन गया। यानी एक ही से टूटा है ये, लेकिन राज्य बनने का क्रम जो है अलग अलग है। क्या है? पहले हरियाणा बना 66 में, हिमाचल बना 71 में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट एक साथ बने 72 में। कब बने? सिक्किम बना 75 में। सिक्किम 36वां संविधान संशोधन। कौन सा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला आपको, 36 सिक्किम, 56 गोवा। 36 सिक्किम, 56 गोवा। सिक्किम बना 75 में 36वें संविधान संशोधन से। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा ये बने 87 में। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में। छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को। अब देखो ना, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं, तुम तो बाद में पैदा हुए, तुम्हें क्या पता क्या धाक थी हमारी। उत्तर प्रदेश के थे हम लोग। कहाँ के? कहां से आए हो? जब हम नॉर्थ साउथ में जाते थे और हम ये बोलते थे यूपी के हैं, तो क्या एक वो रहता था हमारा क्या कि उत्तर प्रदेश के हैं भाई। कहाँ के? फिर क्या हुआ कि 9 नवंबर को उत्तराखंड बना। उसके लिए बहुत संघर्ष हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जितनी भी योजनाएं चलती थी, ऐसा नहीं कि योजनाएं नहीं चलती थी, केंद्र से चलती थी, लखनऊ से चलती थी, योजनाएं आती थी, वो हरिद्वार तक आती थी। उसके बाद यहां से क्या, यहां से चलती थी ऊपर की तरफ, और जैसे तोता घाटी आती थी ना, तोता घाटी की चढ़ाई पता है ना, वहां पे वो हाँपती थी और उसके बाद दम तोड़ देती थी, ऊपर पहुंचती नहीं थी योजनाएं। क्या नहीं होती थी? रोजगार का बड़ा प्रश्न हो गया था, पहाड़ी राज्य था, पलायन हो रहा, मतलब पलायन क्या मतलब पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम ही नहीं आ रही थी। तो बड़ा संघर्ष करना पड़ा इसके लिए, इस राज्य के लिए, है ना। 2 अक्टूबर 1994 काला दिन है उत्तराखंड के लिए। रामपुर तिराहा कांड सुना होगा, उसके बारे में आपने सुना है। तब जाके उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को। कब बना? 9 नवंबर। 15 नवंबर 2000 को बना झारखंड। ये एक साथ बने थे। तो पहले छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, और तीनों जगह जो मांग थी उनका कारण एक ही था लगभग, क्योंकि विकास वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। क्या नहीं पहुंच पा रहा था? विकास नहीं पहुंच पा रहा था।
तेलंगाना बना भाई 2 जून 2014 को। कब बना? 2 जून 2014 को बना। फिर लद्दाख बना 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। दादर नागर हवेली दमन एंड दीव ये एक हो गए 26 जनवरी 2020 को। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को। समझ में आ गया? इनकी डेट आपको हल्की हल्की याद करनी पड़ेगी, लेकिन पहले 4 याद कर लेना। आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा। फिर हिमाचल तक याद कर लो एक साथ, पैकेट बनाओ। आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल। फिर ये 3 राज्य एक साथ बने 72 में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मेमत्री ऐसे करके याद। हाँ जी, आप आंग्ल भाषी हो, आप MMT याद कर लो, है ना। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, MMT। इनके हाई कोर्ट भी शायद एक साथ बने अभी कुछ समय पहले। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के अलग हाई कोर्ट दिए गए। पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट था इनका। अच्छा, फिर सिक्किम है। सिक्किम तो याद करना ही करना है, 36वां संविधान संशोधन। फिर गो यानी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। ठीक है, फिर बाकी तो आसान है याद करने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दादर नागर हवेली। हो गया? तो अब पढ़ते हैं क्या? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेशों के बाद मैंने बता दिया। 1991 में संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। NCR बोलते हैं दिल्ली को, क्या बोलते हैं? कब हुआ ये नाम? 1991 में। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों, 7 सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध कौन है? अगर हम अरुणाचल प्रदेश और असोम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सबको बोले तो ये 7 सिस्टर्स है, 7 बहनें। इनमें त्रिपुरा सबसे छोटा है, अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा है, ये भी याद करना पड़ेगा। 7 सिस्टर्स में सबसे बड़ा राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे छोटा कौन है? त्रिपुरा। असम की सीमाएं 7 राज्यों से मिलती है, पश्चिम बंगाल से मिलती है, अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय से मिलती है। किसकी? क्योंकि असम बीच में है ना, ब्रह्मपुत्र जा रही है वहां से। कौन जा रही है? ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं। दिहांग, दिबांग जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज है, दिहांग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? उसके बीच में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है विश्व का, माजुली। ठीक है भाई, ये बता दिया मैंने। असोम जो है वो भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से मिलता है। असोम में भूटान भी मिल रहा है, नीचे बांग्लादेश भी मिल रहा है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? जहां पे आप पढ़ते हो स्टडी टेबल, वहां पे आपको भारत का मैप लगाना पड़ेगा। एटलस हर समय अपने सामने रखनी पड़ेगी, बार बार देखना पड़ेगा सीमाएं कहां कहां लगी हुई हैं। ठीक है। अच्छा जी, त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो उत्तर, पश्चिम, दक्षिण अर्थात तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन? त्रिपुरा। जबकि मिजोरम क्या है? एक तरफ से म्यांमार लगा हुआ है, एक तरफ से बांग्लादेश लगा हुआ है। सिक्किम 3 ओर से अर्थात नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है। सिक्किम को अगर आप देखें तो सिक्किम के बाईं तरफ आपको नेपाल दिखेगा, सिक्किम के दाईं ओर आपको भूटान दिखेगा, सिक्किम के सिर पर आपको क्या दिखेगा? चीन दिखेगा। अब मानसरोवर यात्रा करनी होगी तो 2 दर्रे हैं यहाँ पर, एक दर्रा यूज किया जाता है उसमें से, नाथुला, जलेपला। कौन सा? नाथुला और जलेपला। कैलाश मानसरोवर सुना है? पहले कुमाऊं मंडल विकास निगम कराता था उसको, यात्रा को, अभी भी कराता है। लेकिन अब जो आसान रूट लोगों को लग रहा है, जिसमें ज्यादा चलना नहीं पड़ता, जिसमें लैंडस्लाइड नहीं होते मालपा जैसे, तो वो आप नाथुला से जा सकते हैं। कहां से? नाथुला, जलेपला, ये 2 दर्रे कहां पर हैं? कहां है? दर्रे मतलब पास। नाथुला पास, जलेपला पास कहां है? कहां है? सिक्किम में। ठीक है। अगर मैं बोलूं सबसे बड़े क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है देश में, तो कच्छ है। कौन सा? कच्छ। उसके बाद कौन है? लेह है। उसके बाद कौन सा जिला है? लेह। उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद बाड़मेर। और ये डिस्ट्रिक्ट इतने बड़े क्यों हैं? भाई जनसंख्या कम है। जो डेजर्टेड पार्ट होगा वहां जनसंख्या कम होगी, उसका बड़ा एरिया कवर करना पड़ता परिसीमन में।
जब परिसीमन होता है, ये थोड़े होगा कि दो लोग रह रहे हैं जिला बना दिया है, कि एक डीएम और एक एसडीएम। क्यों? ऐसा थोड़े होगा। जनसंख्या कवर की जाएगी। तो सबसे बड़ा जिला कौन? कच्छ। जाइएगा कभी, रन ऑफ कच्छ आपके लिए नई जगह है पहाड़ियों के लिए। आपने अभी तक पहाड़ देखे, अब देखना कैसा है रन ऑफ कच्छ। वहां जाना, सर क्रीक जिसके साथ विवाद है पाकिस्तान का, माहिम क्रीक, ओडिया क्रीक, है ना, जंगली गधों का अभ्यारण्य देखना, वाइल्ड आर्ट सेंचुरी देखना, जंगली गधे कैसे होते हैं जो इतनी गर्मी में सरवाइव कर रहे हैं वहां पर। कहां पे रहते हैं भाई जंगली गधे? एटलस दो। अरे रन ऑफ कच्छ तो पूरा आंसर हो गया, लिटिल रन में रहते हैं। वाइल्ड आर्ट सेंचुरी कहां है? लिटिल रन में। ये आईएएस का क्वेश्चन है एटलस में दिख रहा है, बस जिसने देख लिया वो बन गया, जिसको नहीं दिखा वो नहीं बना। ठीक है, तो शीर्ष 5 भौगोलिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हो गए भाई? कच्छ हो गया, लेह हो गया, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये सही क्रम है। पर अगर जब बोलेगा पाकिस्तान से लगते हुए राजस्थान के जिले कौन से हैं, तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, है ना। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। लेकिन अब क्षेत्रफल की दृष्टि से जब हम बोल रहे तो जैसलमेर बड़ा है, उससे नीचे बीकानेर है, उससे नीचे बाड़मेर। बताओ ना, बाढ़ आती नहीं है, नाम रखा हुआ बाड़मेर। बाढ़ आती है वहां? आने लगी है अब। अगला, शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? तो नंबर 1 पे राजस्थान है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पे महाराष्ट्र है, नंबर 4 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 5 पे गुजरात है। सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया ना, इसलिए अब ये आया निकल के। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। वर्तमान में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है उसका, लक्षद्वीप का। ठीक है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, जो कि गुजरात में पड़ता है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे, जो कि पुदुचेरी का पार्ट है। राज्यों की संख्या कितनी? 28। ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा जनगणना के महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं कि जनगणना के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। तो भारत में जनगणना का आधार जनसंख्या की संरचना है। जनसंख्या की संरचना से अर्थ जनसंख्या के ढांचे से है, अर्थात जन की संख्या, उनकी आयु, लिंग, जाति, धर्म, भाषा, साक्षरता, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, घनत्व, व्यवसाय, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या अनुपात, ये सब जनसंख्या में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, 15वीं जनगणना का कार्य 30 मार्च 2011 को संपन्न हुआ। 31 मार्च 2011 को गृह सचिव जी के पिल्ले की उपस्थिति में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली, ये क्वेश्चन बने थे उस समय कि जनगणना आयुक्त कौन है, तो उस समय हमारे सी चंद्रमौली थे। अब आपने देखना है इस समय वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है। ठीक है, अब जनगणना तो होनी है, सेंसस अभी तक नहीं आया। मैंने कहा 2026 के बाद ही निकालेंगे ये लोग। ठीक है, और अच्छा है ना आए, अभी फिलहाल पुरानी जनगणना को याद कर लो। ठीक है, तो कौन थे जनगणना आयुक्त? सी चंद्रमौली द्वारा अंतरिम आंकड़ा, जो प्रोविजनल डेटा था, वो जारी किया गया। अंतरिम आंकड़े के जारी होने के लगभग 2 वर्ष बाद 30 अप्रैल 2013 को अंतिम आंकड़े यानी फाइनल डेटा जारी किए गए। ऐसा होता है, फाइनल डेटा आते आते 2-3 साल लगते हैं। कारण ये है कि कई जगह बर्फबारी हो रही है, जनगणना नहीं हो पाई। कई जगह पे ये है कि कुछ मतलब डिस्टर्बेंस सा चल रहा है, वहां पे जनगणना नहीं हो पाई। तो लास्ट में जो आंकड़े आते हैं उन्हीं को माना जाता है। लास्ट आंकड़ा जो होता है, अंतिम आंकड़े बोलते हैं। एक होते हैं अंतरिम आंकड़े, एक होते हैं अंतिम आंकड़े। होता क्या, जब अंतरिम आंकड़े आते हैं तो 1-1.5 साल तक पेपरों में वही पूछे जाते हैं। 2-3 साल बाद अंतिम आंकड़े आ जाते हैं, फिर वो फाइनल अगले 7 साल तक पूछे जाते हैं, 7-8 साल तक, जब तक कि अगली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित ना हो जाए। इतना क्लियर हो गया। मणिपुर के सेनापति जिले में 3 उपखंडों के वास्तविक आंकड़ों को शामिल करने के बाद 7 जनवरी 2014 को संशोधित और वास्तविक आंकड़े प्रकाशित किए गए। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जो 2 जिले हैं वो अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी। अरुणाचल प्रदेश का कुरंगकुमे और पुदुचेरी का यनम। सबसे बड़ी चीज देखो कितनी है जनगणना, ये अगर बताना बता देता हूं मैं।
कितनी है? 121,08,54,977। 2011 में जो देश की जनगणना निकली थी व्यक्तियों की, तो वो कितने थे? कितने? 121 करोड़ लगभग। कितने? अब तो हो गए होंगे 35 पार कर गए होंगे हम, 36-37 पार कर गए होंगे। पर उस समय जो जनगणना थी वो थी 121,08,54,977, जिसमें 51.47% पुरुष थे, यानी 1.47% पुरुष ज्यादा थे। कायदा ये होता है वैसे कि 50-50 होना चाहिए, 50% पुरुष 50% महिला, तो ये माना जाता है सेक्स रेशियो भी बैलेंस है, सब बढ़िया है। लेकिन क्या है कि 51.47% पुरुष थे, 48.53% क्या थी? महिलाएं थी। और इनमें भी 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या थी उस समय, वो कितनी थी भाई? वो थी 13.60। 13.60। नगरीय प्रतिशत जो था वो 31.10, 31.10% नगरीय जनसंख्या थी। 100 में से घटा दो, वो क्या हो जाएगी? ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगी। दशकीय वृद्धि दर, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? प्रतिशत में बतानी पड़ती है। 17.70। 17 याद कर लो बस, 17.70। वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में कितनी थी? 1.64%। 1 लिंगानुपात कितना था? 943 था। कितना था? 943, यानी 1000 पुरुष थे, 943 महिलाएं थी। 1000 में से 943 घटाओ, कितना आ रहा? हाँ जी, कितनी महिलाएं कम आ रही हैं? 57 महिलाएं कम थी। ठीक है, तो ये सेक्स रेशियो ठीक नहीं है। उत्तराखंड का अगर हम बोले तो 963 है। कितना है? मेरे ख्याल से 963 ही है, 20 ज्यादा है। अब याद ही नहीं है तो क्या करना। 963 है भाई। अच्छा, साक्षरता कितनी थी? 73% थी। साक्षरता कितनी थी? 73% थी। पुरुष साक्षरता कितनी थी? 80.90। ये अच्छी बात है कि बढ़ रही है साक्षरता, 80.90। महिला साक्षरता कितनी थी? 64.60। ये बुरी बात है। अगर 80.90 पुरुष साक्षरता है तो महिला साक्षरता भी इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। बल्कि महिला का साक्षर होना जरूरी है देश की प्रगति के लिए। पुरुष का हो ना हो, महिला का साक्षर होना ज्यादा जरूरी है। तो समझ में आया? जिस देश में महिला साक्षर हो जाए, और साक्षर ही नहीं, खाली ये नहीं कि साइन करने आ रहे साक्षर हो गए, मतलब पढ़ी लिखी अगर हो गई, वो देश अपने आप उन्नति करता है। अगला, जनघनत्व जो था वो 382 था। पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 लोग रह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिले कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में एक जिला पड़ता है करंग कुमे, यहाँ पे 111.01% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ी। क्या बढ़ी? अब जनसंख्या कैसे बढ़ती है? या तो शिशु जन्म होते हैं, या फिर लोग माइग्रेट होके वहां पर आते हैं। क्या होते हैं? कोई ऐसी चीज होती है कि खूब सारे लोग वहां पर बस जाते हैं, अपना कार्ड वार्ड बनाकर सब। तो लेकिन कुरंग कुमे जो है वो जिला ऐसा है जहां पे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मापी गई। और एक यनम है, एक यनम। कौन सा? यनम, पुदुचेरी का यनम। यहाँ पे 77.15% जनसंख्या वृद्धि दर नापी गई। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से थे? तो नागालैंड में लांगलेंग, -58.39%। माइनस में अगर जनगणना जा रही है, यानी उस क्षेत्र में शिशु जन्म हुए ही नहीं है, या वहां पे लोग रहे ही नहीं है। -58.39%। और एक और जिला है किफरे, यहाँ पे -30.50, यानी नागालैंड में माइनस में रहे 2 जिलों में। हाँ, कौन कौन से? लांगलेंग और किफरे। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के 2 सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य केंद्र शासित क्षेत्र क्रमशः दादर नागर हवेली 55.9%, दमन एंड दीव 53.8%। अब इनका विलय कर दिया गया है ना। निम्नतम वृद्धि दर वाले 2 राज्य, भाई सर्वाधिक वृद्धि दर वाले 2 राज्य कौन? दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव। 2 अलग अलग पढ़ते थे उस समय हम, अब एक ही हो गए ये। और न्यूनतम वृद्धि वाले 2 राज्य कौन? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन? नागालैंड, -0.6%।
नागालैंड, और केरल 4.9%। केरल। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिलों के नाम, महाराष्ट्र का ठाणे, ठाणे महाराष्ट्र, और दूसरा कहां, 24 परगना पश्चिम बंगाल। कितने लोग रह रहे हैं ठाणे में? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,10,54,131 लोग रह रहे हैं ठाणे जिले में। कितने? और 24 परगना में 1 करोड़ लोग रह रहे हैं, 1,82,852 लोग रह रहे हैं। अब सोचो इन जिलों की स्थिति क्या होगी, है ना। और यहाँ के डीएम बन जाओ आप, फिर देखो, है ना। अगला, न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, कितने लोग रहते हैं? 7,948, और अंजाव अरुणाचल प्रदेश। ये 2 जिले जो हैं सबसे कम जनसंख्या वाले 2 जिले हैं, दिबांग घाटी और अंजाव। अब आपको यार अगर दिबांग घाटी का या अंजाव का हम डीएम बना दे तो तब क्या होगा? चलो, देश में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। कितने जिले हैं? 75। कितने? और बढ़ते रहते हैं, ये पत्थर की लकीर नहीं है कि 75 ही रहेंगे। जैसे उत्तराखंड में 13 जिले हैं तो हमेशा 13 नहीं रहने हैं, नए जिले बनने की बात चल रही है अभी। देश में 2001 से 2011 के बीच में कुल कितने नए जिले बने? 47 नए जिले बने थे। देश में इस दशक के दौरान 8 नए जिले जो बने, जम्मू कश्मीर में 22 जिले बने, लद्दाख बनने के बाद जम्मू कश्मीर यूटी में कुल जिले 20 रह गए अब। ठीक है। अच्छा जी, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े अगर मैं देखूं तो देश के न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले क्रमशः नागालैंड के लांगलेंग -58.39 और कीफरे -30.50%। ठीक है। अच्छा जी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, करोड़ों लोग रहते हैं, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, है ना। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। क्रम याद करना है आपने। पूरे देश की 16.51% जनसंख्या कहाँ निवास कर रही है? उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है। और कौन संभाल रहे हैं? योगी जी संभाल रहे हैं। पूरे देश की 9.28% जनसंख्या महाराष्ट्र में निवास कर रही है। कुछ समय पहले तक कौन संभाल रहे थे? सीएम जो भी हैं, लेकिन राज्यपाल हमारे यहाँ के थे, कौन? कोश्यारी जी। अब तो हट गए वहां से, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इतने बड़े राज्य का राज्यपाल होना ही बहुत बड़ी चीज है। तोल मोल के बोलना पड़ता है हर बात को। बड़े विवाद हुए। ऐसे ही पूरे देश की 8.60% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? बिहार में। कहाँ निवास करती है? बिहार में। पूरे देश की 7.54% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? पश्चिम बंगाल में। पूरे देश की बड़ा अस्थिर हो रखा वेस्ट बंगाल। पता है आपको कैसी कैसी घटनाएं हो रही है ना। देश विदेश में बड़ा बुरा मैसेज जा रहा है। आप ये समझिए, जिन देशों में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं या प्रदेशों में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो आपको क्या लगता है खाली आपके अखबार या आपके उसमें आ रहा है, क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे? पूरा वर्ल्ड देखता है। ठीक है। विकास बाधित होता है इससे। क्या होता है? निवेश बाधित होता है। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा हो यहाँ पर, तो वो कहता है नहीं भैया, ऐसे देश में नहीं जाना जहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जहाँ डॉक्टर सुरक्षित नहीं है या जहाँ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है। अस्थिरता आ जाती है। जिस देश में दंगे होते हैं वहां आते ही नहीं है। टूरिज्म प्रभावित हो जाता है। टूरिज्म भी किस में आता है भाई? निर्यात में आता है। पर्यटन जो है उसमें आपको पर्यटक आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो पैसा दे के जाते हैं आपको, तो वो निर्यात है। किस में आता है? टूरिज्म। तो अगर किसी देश में दंगे हो रहे हैं या किसी देश में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, तो पर्यटन बाधित होता है। कोई भी नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहोगे कि मैं अपने परिवार के साथ ऐसी जगह जाऊं जहां दंगे हो रहे हैं। क्या पता हम उसकी चपेट में आ जाए, एक डर बैठ जाता है ना। ठीक है भाई।
आंध्र प्रदेश में 6.99% जनसंख्या निवास करती पूरे देश की। कितनी? जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? सबसे ज्यादा भैया दिल्ली में है, फिर पुदुचेरी में, फिर चंडीगढ़ में, फिर अंडमान निकोबार में, फिर दादर नागर हवेली में। चंडीगढ़ को किसने डिजाइन किया था? ली कार्बूजियर ने डिजाइन किया था। कभी चंडीगढ़ जाना, बड़ा सिस्टमेटिक बसा हुआ है, ली कार्बूजियर। और दिल्ली को किसने डिजाइन किया था? लुटियंस, इसलिए बोलते हैं लुटियंस दिल्ली। क्या बोला जाता है? कभी जाना जनपथ में, पाराखंबा रोड, देखना कितना गजब बना रखा उस जमाने में उन लोगों ने। ये अलग बात है कि फिर चांदनी चौक जैसे बस्तियां भी क्या हो गई, दिल्ली में बस गई। लेकिन अगर आप जनपथ में जाएंगे, दिल्ली में जब भी कोई आदमी घूमने जाता है तो वो जनपथ जरूर जाता है घूमने, है ना। पालिका मार्केट जरूर जाता है, पाराखंबा रोड। ठीक है भाई, तो मैंने कहा जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? दिल्ली में, फिर पुदुचेरी, फिर चंडीगढ़, फिर अंडमान निकोबार, फिर दादर नागर हवेली। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम कहाँ? लक्षद्वीप में है। हाँ, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? महिलाओं की संख्या ज्यादा है, 1084, 84 महिलाएं ज्यादा हैं। कहां पर? केरल में। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा, 879। चिंताजनक, शर्मनाक। चिंताजनक और साथ साथ क्या बोलना है आपने? शर्मनाक। इसका मतलब शिशु जन्म नहीं, बालिका शिशु को जन्म से पहले ही क्या कर दिया जा रहा है? पर अप्रत्यक्ष रूप से बोल रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं? अप्रत्यक्ष रूप से बोल रहा हूं कि अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से लिंगानुपात इतना घटा है। वरना प्रकृति बैलेंस करना जानती है। प्रकृति क्या है? बैलेंस करके चलती है। तो सबसे कम लिंगानुपात क्या? 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुदुचेरी, वहां पे 1037। कितना? 37 महिलाएं ज्यादा हैं। कहां पर? पुदुचेरी में। सबसे कम लिंगानुपात कहां? दमन एंड दीव, 618। दमन एंड दीव में कितना? अब तो दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव दोनों को मिला के पढ़ना पड़ेगा, बट 2011 के आंकड़े हैं तो उसके हिसाब से दमन एंड दीव था। अगला, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन? अरुणाचल प्रदेश, 972। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए ना, जहां जनजातियां रहती हैं, जहां पर अबॉर्शन सेंटर्स नहीं है, जहां पर क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं है, वहां पर ठीक है लिंगानुपात। अरुणाचल प्रदेश, जनजातियों में बड़ा अच्छा लिंगानुपात होता है, वहां बालिका जन्म को बुरा नहीं माना जाता, 972। अंडमान निकोबार में सही है, 978, 968, है ना। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा, दिल्ली। राज्य में हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। इसका मतलब यहाँ अल्ट्रासाउंड सेंटर्स काम कर रहे हैं अपना अंदर ही अंदर, है ना। अबॉर्शन सेंटर्स क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? शिशु लिंगानुपात कम हो रहा है। ये चिंता का विषय है भाई। अभी तो हरियाणा में 879 है, आगे चलकर यही शिशु आगे बढ़ेंगे, बड़े होंगे। हम लोगों का समय तो जाएगा ना धीरे धीरे, ये बड़े होंगे तब लिंगानुपात कितना होगा? 834 होगा उस समय। ये चिंता का विषय है। अगला, सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है? बिहार में है। यहाँ पे 1106 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। जनघनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है? बिहार में। सबसे कम जनघनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कितना है? 17। कितना? मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में 17 लोग रहते हैं। और ऐसे जगह के जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जो पहाड़ी लोग होते हैं, उनकी आवाजें तेज होती है। क्या होती है? तेज होती है, क्योंकि शुरू से ही जोर से बोलने की आदत होती है। मोबाइल पे भी इतनी तेज बोलते हैं हम लोग कि हमारी आवाज मोबाइल से पहले कहाँ पहुंच जाती है? जहां हम फोन कर रहे होते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि इतनी तेज क्यों बोल रहे हैं? तो भाई हम इतनी तेज इसलिए बोल रहे हैं कि जो हमारे गांव थे ना, तो जैसे हमारा घर यहाँ पे है तो दूसरा घर वहां पे है, तो अगर सुबह हेलो भी करनी है जैसे आप लोग करते हो, तो यहाँ से करना पड़ता है, और सब ठीक ठाक जोर से बोलना पड़ता है। तो बचपन से वो आदत क्या हो जाती है? तेज बोलने, है ना। उसको चाह कर भी आप क्या नहीं कर सकते। फिर आप पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट उसमें जाते हो कि पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना है, तो फिर वहां सिखाते हैं कि थोड़ा धीरे बोलिए, होंठ कम हिलाइए। हम तो पूरा जोर से क्या करते हैं। चलो, तो सबसे कम जनघनत्व का अरुणाचल प्रदेश, 17 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में। सबसे सर्वाधिक जनघनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का? दिल्ली का। भाई यहाँ तो अति है। यहाँ तो क्या है कि 11,320 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। जब समझना, पहले विकास क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। पहले मकान क्या बनता है? 1 मंजिल बनता है, फिर क्या बनता है? 2 मंजिल बनता है, फिर क्या बनता है? 3 मंजिल बनता है, फिर उसको तोड़ते हैं लोग,
फिर वो भूकंप रोधी मकान बनता है, फिर उसमें क्या बनाते हो, बेसमेंट भी बनाते हैं और ऊपर तक ले जाते हैं, कहां तक, तो भाई 10-10 20-20 मंजिल भी बनते हैं मकान। तो यानी एक ही जगह पर जहां पहले खाली 4 लोगों का एक परिवार रहता था, अगर एक परिवार में मैं 4 लोग बोल रहा हूं तो अब 10 मंजिल हैं, तो उतनी जगह पर अब कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, 40 लोग रह रहे हैं। और वो मकान कितने पे बना हुआ था, दिल्ली में तो 50 गज पे भी बना देते हैं लोग, तो 50 गज में 40 लोग रह रहे हैं, ऐसे समझ में आ गया। और सर्वाधिक सबसे कम जनघनत्व कहां पर है, तो अंडमान निकोबार में, वहां पर खाली 46 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, कितने। और अंडमान निकोबार को भी जबरदस्ती बसाया जाता है, जितने भी सेना के लोग होते हैं उनको बोला जाता है कि आप जाइए वहां पर बसिए, आपको ये सुविधाएं दी जाएंगी, है ना। अच्छा, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, केरल की है 94%, कहाँ की, केरल की। सबसे कम साक्षरता कहाँ की, बिहार की है 61.80, है ना। हाँ, क्यों है, जो समाज जातियों में बटा होगा, जो समाज जाति आधार पर वोट करेगा, जो समाज नेताओं की चालाकियों को नहीं समझ पाएगा, तो वो समाज फिर क्या होगा, डाउन होगा वहां पर। तो यहां पर क्या कि जातियों में बटा हुआ था, जो वोट पढ़ते थे वो जाति आधार पर पढ़ते थे, तो खूब लूटा उन्होंने। एक कमरे में मतलब अपने पूरे बच्चों के साथ रहने वाला व्यक्ति बाद में कई हजार करोड़ों का क्या बन जाता है, मालिक बन जाता है। इसका मतलब क्या है, क्या है, और उसके साथ के सभी लोग समृद्ध हो जाते हैं। मैं एक ही की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे चेन बोल रहा हूं वहां की, ठीक है। तो सबसे कम साक्षरता का बिहार, वो तो ये है कि बुद्ध की भूमि है और गुरु चाणक्य का आशीर्वाद है, इसलिए सबसे ज्यादा आईएएस भी वहां से निकलते हैं, है ना। जो पढ़े लिखे हैं तो फिर वो फिर पढ़े लिखे हैं। फिर सबसे ज्यादा साक्षर जो केंद्र शासित प्रदेश वो कौन है, लक्षद्वीप, कौन है, लक्षद्वीप। और सबसे कम साक्षर जो है वो कौन है, दादर नागर हवेली। यानी दिल्ली से ज्यादा पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप। हाँ, इतना समझ में आ गया। फिर अगर हम नगरीकरण की बात करें तो 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुल कौन है, बृहत मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत। 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुल, ये क्वेश्चन बनता है। तो मेरे ख्याल से मैं नगरीकरण को अगले लेक्चर में क्या करूंगा, आपको बताऊंगा।